मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिमांड को स्टडी कर चुके हैं, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो है मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है कि किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है, यानी कि किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है और जो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा यानी कि जो डिमांड होती है, यानी कि किसी भी वस्तु का प्राइस और जो उस वस्तु की जो प्राइस रहती है और उस पर मांगी जाने वाली मात्रा यानी कि मांग, उन दोनों के रिलेशन को जो बताता है वो क्या कहलाता है? आपका लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। तो सिंपल सी लाइन में अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड होता है किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी जाने वाली जो मात्रा होती है उसके संबंध को जो बताता है वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को जानने के लिए हमें प्राइस का और उस प्राइस से जो प्राइस कह सकते हैं उसके और उसके साथ में हमें किसका रिलेशन देखना होगा? द क्वांटिटी टू बी डिमांडेड, यानी कि जो प्राइस है उस पर कितना डिमांड किया जा रहा है उसके संबंध को जो बताएगा वो मांग का नियम होगा। तो सिंपल सी लाइन में ये इसका अर्थ है। इसी नियम को समझने के लिए, लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम पहले दो डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन होगी प्रोफेसर बिलास की और दूसरी डेफिनेशन होगी प्रोफेसर सैमुअल्सन की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड का जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है? ये प्रोफेसर बिलास की डेफिनेशन है। प्रोफेसर बिलास कह रहे हैं द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि अन्य सारी जो रहती हैं बातें वो समान रहे। अन्य बातें का मतलब है कि व्यक्ति की जो इनकम है वो भी स्थिर रहे, या फिर कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता है उसका फैशन टेस्ट उसमें कोई चेंजेस नहीं रहे। तो अदर जो थिंग्स होती है उनका इक्वल रहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। बात कर रहे हैं द क्वांटिटी डिमांडेड per unit of item will be greater at the lower the price and smaller at the higher the price। सिंपल है कि मांग का नियम कह रहा है, मांग का नियम अभी आपको सिंपल सा मीनिंग बताया था, किसके दो रिलेशन के बारे में बताता है? P एंड D, यानी कि प्राइस एंड डिमांड। सिंपल है, ये क्या कह रहा है? ये डेफिनेशन कह रहा है कि जब आपकी जो कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर यूनिट है वो कब ज़्यादा होगी? जब आपकी प्राइस कम होगी, यानी कि कीमत कम होने पर वस्तु की मांग अधिक होगी। और हम कब वस्तु की मांग कम करेंगे? जब उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो हमको बताता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है, P ज़्यादा है, तो क्या होगा? डिमांड कम होगा, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो उनकी एक इन्वर्स रिलेशन यानी कि विपरीत संबंध को बताता है कि एक ज़्यादा होने पर दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसी तरह सपोज दैट अगर किसी वस्तु का जो प्राइस है वो डाउन हो जाए यानी कम हो जाए, तो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को सोचने से पहले हमें एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के रूप में इसको ध्यान में रखते हुए इसकी बातें याद रखनी है, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये किसके रिलेशंस को बता रहा है? प्राइस और डिमांड के रिश्ते को बता रहा है, कि ये बता रहा है कि इन दोनों में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है, कि एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी कारण से जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, वो डाउन स्लोप होता है, यानी कि क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये नेगेटिव स्लोप क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है, जो नेगेटिव स्लोप है वो बता रहा है कि लेफ्ट टू राइट, इसीलिए उसको क्या करता है? नीचे की ओर गिरता हुआ हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी प्रोफेसर बिलास की। आगे बात करते हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन की। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन क्या कहते हैं? देखिए, if a greater quantity of a good is a put off the market, other things being equal, it can be sold only a lower price। देखिए यहाँ पे भी कुछ बातें कॉमन थी जो हमने प्रोफेसर बिलास की डेफिनेशन में देखा, और यहाँ पे भी कुछ बातें वही जो है वो रिपीट हो रही है। एक बात तो रिपीट हो रही है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इट मीन्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहेगी तभी ये लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा? वर्क
करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि यदि किसी बाजार में वस्तु की मात्रा प्रस्तुत की जाए यानी कि उसकी क्वांटिटी बताई जाए तो जानते हैं कि अधिक मात्रा हम कम कीमत पर ही खरीद पाएंगे। यानी कि सपोज दैट कि अगर मुझे बहुत सारे 1 kg एप्पल परचेज़ करना है, ठीक है, 1 kg एप्पल परचेज़ करना है और वो आप सोच सकते हैं कि वो 100 रुपीज़ kg मिल रहा है। तो सिंपल बात है कि 100 रुपीज़ kg जो मिल रहा है तो मैंने 1 kg परचेज़ किया। सपोज दैट मुझे अब और मात्रा इसकी बढ़ानी है एप्पल की, तो हम क्या देखते हैं कि अगर इसका जो एप्पल है वो 100 से कहाँ चला गया, 80 चला गया प्राइस, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 kg या 1.5 kg एप्पल का खरीद सकते हैं। यानी कि जब प्राइस आपकी है वो जब डिक्रीज़ होती है, प्राइस डिक्रीज़ होती है तो लोग जो है वो क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, मांग ज़्यादा करेंगे क्योंकि प्राइस कम हुई तो वो उस बेनिफिट को लेना चाहते हैं। तो ये थी 2 डेफिनेशन, एक थी प्रोफेसर बिलास की डेफिनेशन और दूसरी किसकी थी, प्रोफेसर सैमुअल्सन की, जो सैमुअल्सन थे उनकी डेफिनेशन। तो इन दोनों में आपको एक अर्थ है वो हम लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कि लॉ ऑफ डिमांड मेनली किसके रिलेशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी टू बी डिमांडेड इज नो एज अ लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस का, कीमत का और मांगी जाने वाली मात्रा का संबंध जो बताता है वो मांग का नियम होता है। और अगर हम और डीपली बात करना चाहते हैं और गहराई से बात करना चाहते हैं तो इसमें क्या आएगा कि अन्य बातें समान रहने पर हमारी जब भी प्राइस कम होती है तो हम मात्रा जो है मांगी जाने वाली वो बढ़ा देते हैं। तो ये इस डेफिनेशन से इसका जो है वो मीनिंग निकलता है। तो ये 2 डेफिनेशन थी। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। सबसे इम्पॉर्टेंट वो होती है इसकी एजम्पशन, यानी कि मांग के नियम की मान्यताएं, एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड की मान्यताएं क्या क्या होगी लॉ ऑफ डिमांड की। तो देखिए, चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए। क्या कह रहा है कि जो ये लॉ ऑफ डिमांड कब वर्क करेगा, कब काम करेगा, जब उपभोक्ता की इनकम में क्या रहेगा, आपकी जो इनकम है वो कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन द सेम विदाउट एनी चेंजेस, किसी भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की जो इनकम है वो एक जैसी बनी रहनी चाहिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द टेस्ट, नेचर, फैशन ऑफ द कंज्यूमर। इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जो फैशन आपने, जो इंटरेस्ट आपका था, जो टेस्ट था, वो पहले जैसा ही रहना चाहिए। अगर उसमें चेंज हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करेगा। बात करते हैं थर्ड इसकी एजम्पशन की। देखिए, एजम्पशन का जो मीनिंग है वो, एजम्पशन का मतलब हो गया कि कोई भी थ्योरी या कोई भी सिद्धांत होता है वो वर्क तभी करता है, वो काम तभी करेगा जब हम उसकी एजम्पशन, उसकी मान्यता को मानेंगे। थर्ड एजम्पशन क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सिंपल है कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। तो सिंपल है कि रिलेटेड गुड्स की अगर प्राइस में चेंजेस होगा तो हम उस रिलेटेड गुड्स को परचेज कर लेंगे। इसीलिए जो रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइजेस में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो भविष्य, फ्यूचर में अगर कोई प्राइजेस है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। वो प्राइस क्या होना चाहिए, सेम वैसा ही रहना चाहिए। उसमें भी भविष्य में भी आपका जो फ्यूचर है उसमें प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे, हमें लगता है कि नहीं इसका प्राइस फ्यूचर में और ज़्यादा डाउन होगा तो हम क्या करेंगे, डिमांड उतनी नहीं करेंगे, अभी डिमांड और हमारी पेंडिंग रखेंगे और हम उस समय डिमांड करेंगे। तो फ्यूचर में भी आपका प्राइस क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मेन ये फैक्टर बता रहा है। ठीक है, तो दे शुड बी नो पॉसिबिलिटी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जनसंख्या की आकार यानी कि पॉपुलेशन का साइज, आयु जो एज रहती है वो, आपका लिंग अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जैसा हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, एज हो गया फैक्टर, ठीक है, और आपका सेक्स रेशियो हो गया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सभी क्या रहने चाहिए, सभी बातें जो समान, हमने अभी जो डेफिनेशन में लाइन पढ़ी थी कि ऑल थिंग्स आर सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया, अन्य बातें समान रहना। तो ये सारी की सारी क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, वैसी की वैसी रहनी चाहिए, राइट।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो क्वालिटी रहेगी आपकी गुड्स की उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो जो क्वालिटी है दे शुड बी नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटीज़, यानी कि जो क्वालिटीज़ होती है जैसे ए ग्रेड बी ग्रेड, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट क्या कह रहा है, सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ रहेगी तो उसमें भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट पॉलिसी सेम ही रहनी चाहिए। जो जिस समय की आप बात कर रहे हैं तो उस समय भी वही रहनी चाहिए, और ये जो सरकारी नीति है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा, काम करेगा। राइट, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, समाज में आय संपत्ति के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो समाज की अगर हम बात करें कि समाज में जो आय है या संपत्ति का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कैसा रहना चाहिए, आपका बिल्कुल सेम रहना चाहिए। यानी कि दे शुड बी नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम है उसमें, और वेल्थ इन द सोसाइटी, यानी संपत्ति के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो भी सेम रहना जरूरी है। किसी नवीन स्थापन वस्तुओं का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। देखिए सिंपल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर प्रेजेंट होगा तो वो कंज्यूमर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स को परचेज कर पाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में कंज्यूमर को कोई भी नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर को कोई भी उसको जो उसका जो नॉलेज है, कह सकते हैं द कंज्यूमर शुड हैव नो नॉलेज ऑफ एनी सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़, यानी कि उसको कोई भी जानकारी नहीं होनी चाहिए, वरना वो क्या करेगा, उस कमोडिटीज़ को परचेज करने लग जाएगा। बात करते हैं वस्तु की प्रकृति जो है वो दिखावटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की जो प्रकृति है वो उसमें दिखावट नहीं होनी चाहिए, जिसके प्रयोग से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा है की भावना जागृत होने लग जाए। तो कहने का मतलब है कि जो दिखावा है वो नहीं होना चाहिए। द कमोडिटी शुड नॉट बी शो एंड कह सकते हैं यूज़ में भी क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सोशल प्रेस्टीज, यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई वस्तु ऐसी हो कि दिखावा देने के लिए हम उसका उपयोग करने लग जाए। ठीक है, तो ये थी मांग के नियम की जो मान्यता है, 10 मान्यताएं थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या थी, इसकी एजम्पशन। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि 2 डेफिनेशन और साथ में उसकी 10 इम्पॉर्टेंट एजम्पशन देखा था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उस डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए। राइट, तो ये 10 एजम्पशन थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी, किसके लिए, लॉ ऑफ डिमांड के लिए। ओके।